स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। नेट की स्टडी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमारे चैनल पर आया था दुलाई वाली कहानी के ऊपर। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को कंप्लीट करते समय मैंने ये कहा था कि मैं उनकी दूसरी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें पर मैं चर्चा करने के लिए अतिशीघ्र आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तो लीजिए, यह वीडियो अतिशीघ्र आप लोगों को मिलने वाला है, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो जैसा कि बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही उचित मार्गदर्शन में और उचित रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे नेट की। और हिंदी कहानी का जो यूनिट है वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों का कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो इस सीरीज़ में, कहानी की सीरीज़ में हम लोग आज पूरी तरह से तैयार हैं बात करने के लिए कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, और कहानीकार हैं बंग महिला। तो बंग महिला के बारे में जैसा कि एक कहानी चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं दुलाई वाली, आप लोगों ने वीडियो सुना, उसे सराहा, उसके लिए शुक्रिया। और अधिक से अधिक आप यदि इसे शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे आपके रुझान के बारे में पता रहेगा। तो आप अपना उत्तरदायित्व निभाना ना भूलें और हम भी अपना दायित्व निभाना नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मज़ेदार और आसान ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। तो जब बात हो रही है बंग महिला की, तो बंग महिला कहानीकार यानी राजेंद्र बाला घोष को पढ़ते, लिखते समय और सुनते समय ये समझ में आता है कि 1900 के समय में, लगभग उनकी कहानी 1904 से आने लग गई है, प्रकाशित हुई है, जो कि कालक्रम आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो उस कहानी महिला लेखिका को पढ़ते समय ये समझ में आता है कि उस समय 19वीं शताब्दी का वो दौर और 1900 का समय, बहुत ही प्रगतिशील विचारों की वो महिला रही। उन प्रगतिशील विचारों का उनके लेख पर, उनके कहानी पर, उनके पात्रों के ऊपर छाप बहुत अधिक स्पष्ट नजर आती है। तो प्रगतिशील होने के साथ साथ आधुनिक और वो वैसी परंपरागत दकिया सुनी विचारधारा जिसका आज हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, उन्हें वो छोड़ती चली जाती हैं। तो एक महिला लेखिका के तौर पर बहुत ही सार्थक, सटीक और गंभीर मुद्दों के साथ वह अपने लेख में, अपनी कहानी में उपस्थित होती हैं। ऐसी ही मजेदार लेखिका बंग महिला को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो जब बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, तो यह कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको यह ज्ञात होगा कि यह राजनैतिक और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और हमारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जितनी महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं, उन सभी को उन्होंने वहां पर उकेरा है, हाईलाइट किया है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शिक्षा में अव्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक ही फ्रेम में देश के और वर्तमान समाज में चल रहे बुराइयों को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, हर मुद्दों को उसमें उन्होंने तराशा है और समेट दिया है, और तराश के एक फ्रेम में हमारे सामने, पाठकों के सामने वो प्रस्तुत कर देती हैं। तो बंग महिला ने जो यह कहानी लिखी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसके ऊपर क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को। तो आपको कहानी महिला लेखिका जो है, कहानीकार का संपूर्ण परिचय इस वीडियो में मिल जाएगा। कहानी, चूंकि इसे कहानी अभी कहा जा रहा है, लेकिन आपको ये रहस्य बाद में पता चलेगा कि ये कहानी ना होकर कुछ और भी है। तो वो क्या है, आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो में तो पता चलेगा आपको। तो इस संपूर्ण कहानी को पढ़ते समय, इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों से गुजरते समय हम उन विचारों तक पहुंचेंगे जो कि ये इशारा कर रही हैं, समझाने का प्रयास कर रही हैं। उस समय की तत्कालीन परिस्थिति को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने का भी प्रयास करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे फिर अंत में उन महत्वपूर्ण पहलुओं से, महत्वपूर्ण बिंदुओं से जिसका संबंध आपके आने वाले संभावित प्रश्न से है, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा जो रणनीति है, हमारी रणनीति, हमारी संपूर्ण तैयारी की जो नीति है, रीति नीति, वह इसी चीज पर आधारित रहेगी कि कहाँ से कितना प्रश्न बन सकता है। वो संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें।
कहानीकार का यदि परिचय की बात करें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस महिला लेखिका का नाम है राजेंद्र बाला घोष। जन्म 1882 कोलकाता में हो चुका। मृत्यु 1950 ईस्वी। प्रचलित नाम इनका बंग महिला है। बंग महिला इनका उपनाम है। सवाल पूछ देगा कि राजेंद्र बाला घोष किस दूसरे नाम से जानी जाती हैं या इनका दूसरा नाम क्या है, तो बंग महिला इनका प्रचलित नाम है। पिता का नाम राम प्रसन्न घोष, पति का नाम पूर्णचंद्र घोष। और बंग महिला की कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह 1912 ईस्वी में जो कि आया था, यह संकलन यह अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इनकी कहानियां किस कहानी संग्रह में संकलित है, यह भी सवाल आ सकता है। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत जो कि 1902 में आई थी काफी चर्चित है। अब आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अनुदित मतलब क्या होता है। तो अनुदित का मतलब होता है अनुवाद, ठीक है। किसी भी चीज का ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो वो अनुवाद कहलाता है। यही अनुदित है। अनुदित का संबंध अनुवाद से है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जिस भी कहानी का अनुवाद किया वो शीर्षक है राई से पर्वत। अब किस भाषा में है ये इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट इन्होंने ये अनुवाद की थी कहानी और 1902 में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी बहुत ही चर्चित हुई। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख कहानियों के नाम और प्रकाशन वर्ष पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में, दुलाई वाली 1907 में, दलिया नाम की कहानी आई थी इनकी, यह 1909 में, और मुरला कहानी 1908 में। आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है ये हिंदी में मैंने लिखा है, ये जानबूझकर, ताकि आप हिंदी के अगर बच्चे हैं तो ये ट्रेंड आजकल खत्म हुआ जा रहा है। अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी लेटर को बहुत अच्छे तरीके से हम याद कर चुके हैं, बट हिंदी ही छूटती जा रही है। तो इस बहाने आपको कम से कम उस चित्र को तो दिमाग में याद रहेगा कि हिंदी में अंक कैसे लिखे जाते हैं। और दूसरी चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुरला कहानी को मैंने यहाँ एंड में रखा है। कालक्रम की यदि बात करें ना तो 1909 बाद में होना चाहिए, 8 पहले होना चाहिए था, लेकिन उसका भी एक रहस्य है। ये एक प्रमुख कहानी है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कहानी संग्रह नहीं है, कहानी है। तो क्रम कहानियों का ही पूछेगा, क्योंकि बंग महिला के कहानी संग्रह उतने अधिक नहीं आए थे, एक ही कहानी संग्रह जो कि अभी चर्चा हो चुकी है। तो इन कहानियों को ठीक तरीके से याद करने के लिए प्रकाशन वर्ष पूछता है या फिर अरेंज करने के लिए सवाल आता है, तो उसके लिए कोडिंग है मेरी छोटी बहू दुलाई वाली दलिया खाती है। ध्यान दीजिएगा, अब एक सास है, वो कह रही है कि मेरी छोटी बहू दुलाई, जिसका नाम दुलाई वाली है ना, वो दलिया खाती है। दाल से बना हुआ पदार्थ सुपाच्य होता है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला शब्द है मेरी। मेरी से यहाँ देखिए चंद्रदेव से मेरी बातें, ये मेरी शब्द से इस कोडिंग का पहला शब्द निर्धारित हुआ है, जो कि कालक्रम के अनुसार 1904 ईस्वी में प्रकाशित है। उसके बाद छोटी बहू की यदि बात करते हैं, ये दूसरा शब्द है छोटी बहू। तो आपको यहाँ पर छोटी बहू नाम से कोडिंग का नजर आ रहा है ये शब्द। कुंभ में छोटी बहू 1906 में इनकी कहानी आई थी, यह भी कालक्रम के अनुसार सजाया गया है। अब ये तीसरा जो पद है दुलाई वाली, आपको यहाँ स्पष्ट इस नाम से नजर आ रहा है दुलाई वाली, तो कहानी का नाम ही है 1907 में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है और काफी मजेदार कहानी है, हास्य प्रधान कहानी है, जिस पर पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। अब इस कोडिंग में चौथा पद आता है दालिया। दलिया, दालिया जो कहिए, दलिया आपको याद रहता है, ये है चौथा। दालिया जो कि पूरा कहानी संग्रह ही है, कहानी ही है, 1909 में आई थी। तो कोडिंग के अनुसार मुरला जो है ना, ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसको आपको अलग से याद करना होगा। इस कोडिंग में कुल मिला के ये 4 कहानियां ही समाहित हो सकी हैं। मुरला 1908 में आई थी, किसी तरह याद कर लीजिएगा। अगर आप कोडिंग सजा सकते हैं तो आप यहाँ पे बीच में मुरला लगा सकते हैं कि दुलाई वाली और मुरला दोनों दलिया खाती है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको ये बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि किसी भी कहानीकार के कहानी संग्रह को कालक्रम के अनुसार याद करने के लिए कोडिंग बनाना बहुत इजी है और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं।
तो बहरहाल यहाँ पे आपको 4 कहानी के नाम कोडिंग में प्राप्त हो जा रहे हैं कि मेरी छोटी बहू दुलाई वाली दलिया खाती है, और इस तरह से कालक्रम के अनुसार याद हो जाएंगी बहुत आसानी से चीज़ें। अब यदि बात करें गोपाल राय की, और इन्होंने किताब लिखी थी हिंदी कहानी का इतिहास, इनका एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है। ये लिखते हैं कि बंग महिला कुंभ में छोटी बहू कहानी को अपनी माता नीरदवासिनी घोष के गल्प का अनुवाद मानती हैं, पर भवदेव पांडे इसे बंग महिला की मौलिक कहानी मानते हैं। इस स्टेटमेंट को समझे उसके पहले एक प्रमुख बात तो ये है कि इनकी माता का नाम आपको यहाँ नजर आ रहा है नीरदवासिनी घोष, जो कि उधर ये नहीं मिल रहा, मैंने नोट किया था क्योंकि ये अभी स्टेटमेंट में आ ही गया है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जहाँ इनका पिता और पति का नाम है, इनकी माता का नाम है नीरदवासिनी। और गल्प, पहले उपन्यास को उपन्यास न कहकर इसे कहा जाता था गल्प। तो आज के समय में गल्प का मतलब उपन्यास है, ये आप लिख लीजिएगा, इसका अर्थ गल्प का मतलब होता है। तो गोपाल राय का ये स्टेटमेंट है ना कि बंग महिला जो है ये लेखिका स्वयं अपनी कहानी कुंभ में छोटी बहू, ये जो कि दूसरे नंबर पर है, ठीक है, तो इसे क्या मान रही हैं, अपनी माता, यानी इनकी माता थी, उन्होंने उपन्यास लिखा था एक, और उसी उपन्यास का ये अनुवाद मानती हैं कि इन्होंने अनुवाद किया कुंभ में छोटी बहू शीर्षक से, जो कि 1906 में कहानी आई थी। लेकिन भवदेव पांडे नाम के अन्य आलोचक हैं, एक अलग आलोचक, इन्होंने बंग महिला की मौलिक कहानी माना है कुंभ में छोटी बहू को। तो आलोचकों के बीच इस तरह का मतांतर होते रहता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। नेट की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी और अध्येता हैं वो इस बात से अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि एक ही बिंदु पर अलग अलग आलोचकों के और विद्वानों की राय प्राप्त होती रहती हैं। तो बहरहाल आपको गोपाल राय के स्टेटमेंट क्यों याद करने चाहिए, इसलिए कि हो सकता है ये स्टेटमेंट कभी पूछ दे या इससे संबंधित कोई सवाल राइज हो जाए, तो हमें इस आशंका पे या इस संभावना पे नहीं रहना है कि जब सवाल पूछेगा तभी तैयारी करेंगे। और इस पंक्ति में, इस स्टेटमेंट में तो इनकी माता का नाम भी उजागर हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी, नोट कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। भवदेव पांडे का ही स्टेटमेंट देखिए, जिसका जिक्र अभी पिछले स्टेटमेंट में हो रहा था। वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इनकी मौलिक कहानी माना है। तो इनका स्टेटमेंट आता है कि बंग महिला की पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। देख लीजिए, यहाँ पर एक आलोचक ही इस स्टेटमेंट में जिक्र कर रहे हैं कि इसकी प्रकाशन कब कहाँ हुई है। तो यह हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, भवदेव पांडे मान रहे हैं हिंदी साहित्य की पहली कहानी, जिसने चूंकि जब बात आई है हिंदी साहित्य की पहली कहानी से, तो आपको बता दूं कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, इसको लेकर या लेखिका कौन है, लेखक कौन है, इसको लेकर बहुत विवाद रहा है। 4-5 आलोचक हैं और 4-5 आलोचक अपने अपने अनुसार अलग अलग कहानी को बतलाते हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है। तो आपको ये नहीं उलझना है कि हिंदी की वास्तविक पहली कहानी यही है, ये भवदेव पांडे के अनुसार मत है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अब देखिए भवदेव पांडे किस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये ऐसी पहली कहानी थी जिसने अपने समय की, यानी इस कहानी की प्राथमिकता जो ये उजागर कर रहे हैं, ये अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाने के दृष्टिकोण से यह हिंदी की पहली कहानी थी, भवदेव पांडे मान रहे हैं। लेकिन यह भी मान रहे हैं कि यह हिंदी साहित्य की ऐसी पहली कहानी है जिसमें तत्कालीन सामाजिक और अर्थनीतिक या केंद्रीय समस्या को सामने रखा गया। तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि पहली कहानी हमें प्राप्त हो रही जिसमें कुछ प्रासंगिकता है। इसके पहले जो कहानियां होती थी वो मनोरंजन के उद्देश्य से या तिलस्मी अय्यारी पैटर्न पे लिखी जाती थी। अब देखिए, इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। ये स्टेटमेंट भवदेव पांडे का है। इसी स्टेटमेंट से आप चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी के लब्बो लुआब को, उसके कथ्य को, कथानक को, उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राय का पुनः एक स्टेटमेंट है कि यह कहानी समकालीन वायसराय
कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य है। इसमें अगर एक नाम में एक शब्द जोड़ दूं, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन कौन है और कैसे इस कहानी पर इनका प्रभाव है, यह जानने के लिए आप अंत तक बने रहिए, मैं इसका रहस्य उजागर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ कहानी की शुरुआत हो रही है। तो जैसा कि हमारी रणनीति है, कहानी पढ़ते समय हम उसमें आए हुए प्रत्येक स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम अर्थात पात्र का नाम या जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है उसे हम अलग नोट करते जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कहानी में पहला ही जो शब्द है या पद या संज्ञा वो भगवान चंद्रदेव को संबोधित हो रहा है, यानी कि इस कहानी के शीर्षक में ही है चंद्रदेव से मेरी बातें। शीर्षक से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि लेखिका जो है चंद्रदेव से बात कर रही है या कर चुकी है और उस बात को उन्होंने यहाँ लिखा है। तो आप यदि कहानी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा इस कहानी में कहाँ कहाँ क्या बातें चल रही हैं। अगर नहीं पढ़े हैं, वैसे विद्यार्थी जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं या इस कहानी को पढ़ रहे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि आप यहाँ स्क्रीन पर कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं महत्वपूर्ण पंक्तियों को उजागर करते हुए चलती हूँ। तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें वो यही कहती है लेखिका कि अच्छा चलिए, आपके कोमल चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और आपसे कुछ बातें करने की इच्छा रहती हूँ। जो भी भला बुरा होगा थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अपने बड़प्पन को ध्यान में रखते हुए अब कहानी शुरू करती हैं। तो कहानी शुरू करते समय आप देखिए इनकी जो पहली ही लाइन है कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? क्वेश्चन मार्क है। कौन नहीं जानता है कि जिस तरह पृथ्वी स्थिर है ब्रह्मांड में, इसके उपग्रह के रूप में चंद्रमा स्थित है। लेकिन जैसा कि आपने अभी एक आलोचक के स्टेटमेंट को पढ़ा जाना कि ये तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थिति को भी प्रकट करती है, तो बात यहीं से शुरू हो जा रही है। और ये आगे करती हैं कि तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। और यह क्यों? महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए जिसे आपको नोट करना है। क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर यानी बदली का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते हैं तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों का भ्रमण करते हैं। अंत में वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि स्मरण करते और अपना परलोक बनाते। ओहो, फिर लेखिका भूल जाती है कि क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, तो आपको क्या परलोक और मृत्यु लोक में गमन करना। यहाँ पर अभी जितने ही पंक्तियों को मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसमें ध्यान दीजिए कि डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का मुद्दा, इसको लेकर आपको पता है कितने भ्रष्टाचार होते हैं और कितनी फेरबदल होती है। गवर्नमेंट जो पेंशन देती हैं सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, ये शब्द से इस समस्या की ओर लेखिका जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। और नौकरी होते ही जो पदोन्नति होती है यानी प्रमोशन होता है, उसको लेकर भी वो इशारा कर रही हैं। और जिस पोस्ट पे आप हैं उस पोस्ट पर लाभ कमाते हुए, धन अर्जित करते हुए आप कहाँ कहाँ भ्रमण करने निकल जाते हैं। और साथ में वृद्धावस्था पेंशन, इस शब्द को भी ध्यान दीजिए, वृद्धावस्था पेंशन का भी जिक्र कर रही हैं इन्हीं चंद पंक्तियों में। तो यह एक ऐसी लेखिका है जो चंद पंक्तियां शुरू करते ही धुआंधार एंट्री करती हैं और तमाम ऐसे सारे मुद्दों को एक साथ हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देती हैं। हम अचकचा जाते हैं, अर्थात पाठक को समझने में थोड़ा समय लग जाता है। एक साथ धुआंधार समस्याओं का वो एक पिटारा खोल कर रख देती हैं कि देखिए क्या क्या हो रहा है। इसी तरह कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और इसका उद्देश्य कहानी के अंत में स्पष्ट होगा। तो जैसा कि यहाँ बात कर रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ जाति शब्द का उल्लेख कर रही हैं कि अपने जाति के भी कैसे पक्षपाती होते हैं। चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया, अब अमर कर दिए तो अब इनका क्या है, ये तो बैठे रहेंगे अपने गद्दी पे, ना ये हटेंगे, ना ये मृत्यु को प्राप्त होंगे और ना ही इनके जगह पर कोई और आएगा, तो सीट रिजर्व्ड हो गया है।
तो इनका उदाहरण देते हुए लेखिका कहती है कि तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। इस बात को ध्यान दीजिए कि लेखिका कह रही हैं कि जब मनुष्य होकर अपने ही लोगों के बीच में मनुष्य या अंग्रेज जाति जो है ये पक्षपात कर रही है तो आश्चर्य की क्या बात है। यानी कि पक्षपात का मुद्दा या अपने जाति वालों को समर्थन देना और अधिक से अधिक लाभ अपनी जाति वालों के बीच में रखना, इस मुद्दे को यहाँ वो रेखांकित कर रही हैं। आपकी अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो आपको तो एक एप्लीकेशन दीजिए और भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, देखिए मैंने कहा था कि वहाँ लॉर्ड कर्जन को संभाल के रखिएगा, आगे मिलेंगे, मिल गए ना। तो भारत प्रभु जो है लॉर्ड कर्जन, इनका जिक्र यहाँ पर लेखिका अब कर रही हैं। फिर भी मैं रहस्य अंत में ही खोलूंगी कि क्यों आया है। तो ये कह रही हैं कि देखिए ऐसा है, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करनी है, अर्थात अंग्रेज जाति के अंदर आपको कोई नौकरी प्राप्त करनी है, किसी भी तरह का सेवा उनको देना है, तो एक एप्लीकेशन कर्जन साहब को भिजवा दीजिए, सब कुछ ओके हो जाएगा। और क्यों ओके हो जाएगा? आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं है। कृष्णांग यानी कृष्णांग में कृष्ण जोर अंग शब्द जो है ये छिपा हुआ है। कृष्ण का अर्थ होता है काला, ठीक है। यानी भारतवासी जो है, अब यहाँ देखिए वो रंग भेद की मामला स्थिति जो है स्पष्ट हो रही है। तो कृष्णांग यानी भारतवासी जो है वो भी अधम यानी नीच, ठीक है, नीच माने जाते हैं। तो या उनके द्वारा कहा जाता था अंग्रेजों द्वारा, हम हैं नहीं कदापि शुरू से, लेकिन विदेशियों ने भारतवासियों का यही चित्र खींचा है और इसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ लेखिका यहाँ पर कलम चला रही हैं। तो जो भी भारतवासी है ना, कृष्णांग तो है नहीं अब भारतवासियों के समान, जो आपको अच्छी नौकरी देने में गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। गौरांग यानी गोरे रंग वाली जाति कुपित हो जाएगी। तो आप काफ़ी, अब देखिए एक अच्छे कार्यकर्ता के लिए या एक कर्मचारी के लिए क्या गुण होने चाहिए उसका जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भाग्य विधाता बन के आएंगे ना, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको मिशन और कमीशन अत्यंत प्रिय है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, कमीशन और मिशन। ईसाई मिशनरी से अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी अधिक हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने पर उतारू रहे हैं। तो हमारी प्राचीन और काफ़ी मौलिक और काफ़ी अस्थायी जो हमारी विद्या शक्ति थी, हमारी शिक्षा नीति थी, उसे ध्वस्त करने में ईसाई मशीनरी का और अंग्रेजों की इस रणनीति का बहुत फायदा हो रहा है, मतलब बहुत योगदान रहा है और उनको फायदा पहुंचाने वाला रहा है। तो इन दोनों का जिक्र यहाँ कर रही है। और कमीशन का अर्थ मतलब तो आप जान सकते हैं, टेबल के नीचे से आने वाली चीज़ें। तो ये कह रही हैं कि आप चूंकि गोरे जाति के हैं और आप काफ़ी कर्मठ भी हैं, परिश्रमी भी हैं, तो कमीशन का मेंबर नहीं बनाएंगे तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य आपको भेज देंगे। क्योंकि लॉर्ड कर्जन को, यहाँ लॉर्ड कर्जन की भूमिका स्पष्ट हो रही है कि मिशन और कमीशन दोनों अत्यंत उनको प्रिय होता है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि चंद्रलोक में जो भी रीति नीति है प्रचलित था वो सब तो भूत और वर्तमान में इतना अंतर हो गया है कि जो था वो सब वहीं पर है। यहाँ धरती पे परिवर्तन हो गया है। चंद्रलोक की रीति नीति ज्यों का त्यों वहाँ होगी भले, पर धरती बदल गई है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो रहा है। स्पष्ट रूप से धुआंधार एंट्री करते हुए लेखिका जो है वो बतला रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति इस पेज की लेखिका कहती है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ मंद पड़ गई होगी। एक एक शब्द, एक एक वाक्य यदि आप बंग महिला का स्किप कर देंगे ना तो भारी भूल होगी, क्योंकि एक एक पंक्ति से इनका एक एक ऑब्जेक्टिव या इनका जो किस समस्या को उजागर कर रही है वो स्पष्ट हो जा रहा है। तो अब बताइए क्यों इनकी चंद्रदेव की ज्योति मंद पड़ेगी बाबा? वो इसलिए इस बात को यहाँ स्पष्ट भी कर रहे हैं कि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत की स्थिति कैसी है? दीनहीन क्षीण प्रभ। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, लिख लीजिएगा। क्षीण का मतलब होता है कमजोर। तो भारत अभी कमजोर अवस्था में है। तो आप चूंकि आपके नेत्र की ज्योति मंद पड़ गई है, क्यों?
हमारे भारतवासी में जितने युवा हैं ना, उनकी दुर्बलता का यहाँ चित्रण वो कर रही हैं कि वो इतने दुर्बल हो गए हैं, आपको ज्योति कहाँ से नजर आएगी, विकास के रास्ते कहाँ से नजर आएंगे, आप भली भांति देख नहीं पा रहे होंगे। तो वो भी बोलती है कि वैसे भी आपको इतना देखने की फुर्सत कहाँ है। 8वें दिन चूंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तो आप देखिए चंद्रमा की कलाओं का हवाला देते हुए वो कहती हैं कि अमावस्या जो कि आपका हॉलीडे होता है, छुट्टी, उस दिन आप भारत भ्रमण पे आ सकते हैं और देख सकते हैं वस्तु स्थिति का हाल। तो आगे कहती हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए या अपनी बात को कि इस भ्रमण में आपको बहुत सारे नूतन दृश्य मिलेंगे। अब यहाँ से लेखिका जिक्र कर रही है कि क्या क्या हो रहा है भारत में। हिंदुस्तान के भ्रमण में राजधानी कलकत्ता को देख लीजिए। लेखिका पहले तो प्रणाम पाती करती हैं चंद्रमा से और चंद्रदेव से क्षमा प्रार्थना के साथ वो धीरे धीरे वस्तु स्थिति को प्रकट करना शुरू करती हैं और एकदम धुआंधार तरीके से वो हर मुद्दे को उठाना शुरू कर देती हैं। तो कहती हैं कि देखिए कलकत्ता आइएगा, जरूर घूमिएगा, वहाँ के कल कारखानों को देख लीजिएगा और बिल्कुल ही आपको ना ऐसा प्रतीत होगा कि विश्वकर्मा, जो कि विश्वकर्मा देव से मैं परिचय करा दूं आप लोगों का, देवताओं के जो इंजीनियर है ना वो विश्वकर्मा देव हैं। 17 सितंबर को उनका जयंती मनाया जाता है या उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। जितने भी इंजीनियर हैं या जितने भी लोहे का काम करने वाले बढ़ई मिस्त्री जितने भी होते हैं उन सब के आराध्य देव हैं। और उन सब के क्या, पूरी धरतीवासी के, क्योंकि देवताओं में जो विश्वकर्मा जी ने दायित्व संभाला इंजीनियरिंग का, बड़े बड़े जैसे आप देख लीजिए द्वारिका में महल जो बना था कृष्ण जी का पानी के बीचों बीच, वो स्ट्रक्चर उस वक्त का, तो ये सब कुछ डिज़ाइन आप जो पुराणों में सुनते हैं ना वो सब उन्हीं का देन है। लंका जो कि स्वर्ण की सोने की लंका थी, उसमें भी विश्वकर्मा देव का योगदान था। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि आप यदि कलकत्ता आइएगा और वहाँ के कल कारखानों को देखिएगा तो लगेगा कि यहाँ के जो कारीगर है ना वो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, दामिनी का मतलब होता है बिजली, तो जो दामिनी है ना मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां करती हैं। यानी चंद्रमा आसमान में और बादलों की सवारी करते हुए बिजली चमकती है। तो इस प्राकृतिक चित्रण का यहाँ पर मानवीकरण करते हुए लेखिका कह रही है कि यहाँ पर मेघों का आरोहण मतलब सवारी, तो सवारी करते हुए आनंद से जो अटखेलियां करती हैं ना वह बेचारी यहाँ मनुष्य के हाथ का खिलौना हो रही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बिजली की कैसी व्यवस्था है या बिजली पर मनुष्य का कितना नियंत्रण हो चुका है उसका भी यहाँ पर वो जिक्र कर रही हैं। भगवान निशानाथ, निशानाथ का मतलब देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। निशानाथ का अर्थात, निशा मतलब रात्रि, चंद्रमा होता है, ठीक है, तो निशा के भगवान। तो जिस समय आप निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला पर्वतों की ओट में सिंधु के गोद में जा सकते हैं, वही नीरदवासिनी। अब देखिए यहाँ जो शब्द आ रहा है उसका शब्दार्थ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नीरदवासिनी का मतलब होता है बादलों में निवास करने वाली, अर्थात बिजली का ही। सौदामिनी भी एक शब्द आया है, मतलब आकाशीय बिजली। कुल मिला के जितने भी यहाँ पर 2-4 पद आए हैं ना उसका अर्थ आकाशीय बिजली या बिजली से ही है। विश्व को मोहने वाली, ठीक है, तो उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। अच्छे से मुझे उम्मीद है कि शब्दार्थ आपको सहायता प्रदान कर रहे होंगे पंक्तियों को समझने में। और फिर भी अगर कोई शब्द मेरे से छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने कौन सा शब्दार्थ नहीं समझा। तो रात को दिन बना देती हैं। यहाँ पर इन पूरे पंक्तियों में ना लेखिका ये बतला रही हैं कि जिस बिजली रानी का यानी कि चपला देवी का या सौदामिनी का प्रभुत्व है कि वो बादलों पे सवारी करती हैं और जिधर चंद्रमा जाते हैं या चंद्रमा के पास भी तो उनकी अपनी रोशनी है, उनकी अपनी पूर्णिमा है, तो वो सहारे इधर उधर घने अंधकार पर्वत में मेघमाला में घूमते रहते हैं। तो उन सौदामिनी का जो उज्जवल मूर्ति यानी साफ सुथरा मूर्ति है, प्रकाश प्रदान करके वो रात को दिन बना देती हैं। ये सब चित्रण कर रही हैं लेखिका कि ये इतना कुछ करने वाली जिनका अलौकिक अस्तित्व है सो मनुष्य के हाथ का खिलौना हो रही हैं। स्पष्ट रूप से इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आपके देवलोक में जितने देवता हैं ना और उनके पास बहुत सारे वाहन हैं, सबका अलग अलग, लेकिन
सबसे अधिक बोझ यहाँ पर क्या है, चपला और अग्निदेव के लिए माथे ही मढ़ दिया गया है। अब देखिए व्योमवासिनी, यहाँ ये शब्द आया है, व्योमवासिनी का अर्थ भी बिजली है, चूंकि अभी चपला का अर्थ भी बिजली होता है, इन सब का भी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखला दिया। व्योमवासिनी या चपला देवी या अग्निदेव, इनके माथे मढ़ दिया गया है सारा। वहां पर देवताओं के प्रसंग में क्या है कि हर देवता का अपना पर्सनल वाहन है, चलो भाई ले चलो जहां मन, लेकिन यहाँ पे क्या है, मनुष्य सवारी करने के लिए या तो ईंधन की खपत करता है जो कि धरती खोद के निकालता है, पेट्रोल डीजल जो भी है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर कार की चलो बिजली से चलेगी। तो यहाँ अग्निदेव कोयले से निकालना, कोई भी कल कारखाना चल रहा है तो कोयले से निकल रहा है, कोयले से ऊर्जा और ईंधन बन रहा है, ट्रेन भी खींची जा रही है, तो बस सीमित संसाधन अग्निदेव और बिजली के ऊपर ये सारी चीजें लाद दी गई हैं, हर किसी की सवारी का बोझ। किसी भी तरह की जाति का कोई भी लोग है वो सब इसका लाभ ले रहे हैं। फिर भी हमारे जो गोरे महाप्रभु हैं ना, उनको कोई अगर समस्या होती है ना तो वो बिजली को तुरंत ला पटकते हैं और बहुत ही आसानी से काम कर लेते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने कितनी तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी के मामले में कि वो बिजली को, जो कि बादलों पे घूमते रहती है, नियंत्रण किसी का संभव नहीं है उसके ऊपर, सो वो इनकी दास बनी हुई हैं। और उन्हें कहीं भी दिक्कत लगी तुरंत बिजली का तार खींचा, अग्निदेव की सहायता ली और अपना काम करके निकल जाते हैं। उसके बाद यह महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, अब इतना जिक्र करते हुए कहती हैं कि हमारे यहाँ के जो शिक्षा प्राप्त किए हुए युवक है ना, काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी यहाँ सबसे बड़ा अंतर है, उच्च शिक्षा प्राप्त युवक जब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, काठ यानी लकड़ी के पुतले के समान बैठे हैं, मतलब एक तो बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था में कमी है, या फिर अपॉर्चुनिटी देने में कमी है, अवसर की भी असमानता है कि गोरे लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको नौकरी मिल जा रही है और यहाँ के उस शिक्षा प्राप्त लोग जो हैं या लड़के जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कि किसी का साहस नहीं हो सकता विद्युत देवी को, व्योमवासिनी आसमान में निवास करने वाली, लेकिन आज वही पराए घर में, अब फिर एक मारक स्टेटमेंट, और हर पंक्ति हर शब्द के माध्यम से वो एक नई समस्या की ओर इशारा कर रही हैं। पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति वो ऐसी दबी हुई हैं, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति मतलब केवल सेविका के तौर पे ही जीवन यापन करना लिख दिया है। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। बिजली का या उसकी व्यवस्था का जिक्र करते करते लेखिका स्त्रियों की दशा पर भी बात करके चली जा रही हैं। ठीक ऐसे जैसे बसंत के समय में या गर्मी के समय में रुई के पेड़ से, सेम्बल से कोई रुई उतरा और वो हवा में तैरते तैरते आपके पास आ जाए और उसे पकड़ने के लिए लपकते हैं और पल भर में गायब, या तो मुट्ठी में सट जाती है, खत्म हो जाती है, तो रुई उड़ते हैं पेड़ से फटके फटके। ठीक उसी तरह लेखिका क्या कर रही है ना, किसी और मुद्दे का व्यापक जिक्र करते करते किसी और समस्या की ओर हल्का सा इशारा करके फिर निकल ले रही हैं। स्त्रियों की दशा भी उस वक्त कोई खास नहीं थी, पराए घर में आश्रित थी, चूंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो सेविका के तौर पे या वो ऐसा भारतीय नारी को सम्मानजनक स्थिति में तो रखते नहीं थे, देखते नहीं थे, तो उनके साथ शोषण करना या अत्याचार करना ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। साथ ही साथ बिजली की भी यहाँ पर वो पूरा जिक्र कर दी है, क्या व्यवस्था है। ये सारी चीज़ों का जिक्र करते करते अब देखिए किसी दूसरे बिंदु पर आ रही हैं और इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। हरि पदुद्भवा त्रैलोक के पावनी सुरसरी। हरि मतलब विष्णु, पद मतलब पैर, उद्भव मतलब प्रकट होना, तो हरि के पैर से प्रकट होने वाली, तीनों लोगों को पावन करने वाली सुरसरी। सुरसरी मतलब देवताओं की सुरसरी देवताओं के यहाँ निवास करने वाली पावन गंगा। गंगा का यहाँ जिक्र हो रहा है, जिसका शब्दार्थ अभी आपको स्क्रीन पे नजर भी आया। तो गंगा के भी क्या है ना, खोटे दिन आ गए हैं। अब यहाँ देखिए बांध बनाया जाता है, बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो बांध बनाने के क्रम में नदियां जो है वो सीमित हुई जा रही हैं। इसका भी इशारा कर रही है लेखिका कि बांध बना रहे हैं, आप बिजली बना रहे हैं, लेकिन नदियां छोटी और संकुचित हुई जा रही हैं। ऐसे में क्या समस्या आएगी? प्राकृतिक समस्या। हमारी जो प्राकृतिक नदी है वो सिमटती जा रही है भौतिक विकास के आड़ में।
जहां उसके वक्षस्थल पर यानी नदियों के वक्षस्थल पर यानी उसके सीने पर गाड़ दिया जा रहा है वृहदाकार खंभा, बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर गाड़ दिए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, बंधन ग्रस्त हो रही है, पुल बना दिए जा रहे हैं, छोटा कर दिया जा रहा है उन्हें। नदियों का छोटा होना, जैसे अभी आप लोगों ने यदि न्यूज़ को ध्यान में रखते होंगे तो रांची में अफसर लोग गए हरमू नदी खोजने, उन्होंने अपने सहायक से पूछा हरमू नदी कहाँ थी, उनके सहायक बोलते हैं जहाँ जिस रोड पे आप चल रहे हैं वहीं पर थी। भास्कर का ये न्यूज़ है। तो नदियों का कितना संकुचन हो गया है इस मानव सभ्यता के विकास क्रम में कि अब नदियां लुप्त ही हो गई हैं, नाली के रूप में सिमटते सिमटते उनका अस्तित्व ही खत्म। तो जिस दिन गंगा धरती से जाएगी उस दिन संपूर्ण मनुष्य जाति ही खतरे में आ जाएगी, उसी की ओर इशारा कर रही हैं। यहाँ कलकत्ता का जिक्र यहाँ फिर से आता है। अब कहते हैं कि भाई कलकत्ता को देखेंगे तो आपके देवराज सुरेंद्र, सुर मतलब होता है देवता, तो इंद्र मतलब हुआ राजा यानी देवताओं के राजा, ठीक है। तो देवताओं के राजा भी कहेंगे ना कि हमारी अमरावती तो इसके आगे फीकी जान पड़ती है। ईडन गार्डन का देखिए नाम आया जो कि कलकत्ता का स्थल है, और वहाँ तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है, यानी देवताओं के यहाँ जो उनका बागीचा है नंदन कानन, उससे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ कलकत्ता का ईडन गार्डन। और कलकत्ता के विश्वविद्यालय के जो पंडित हैं ना पढ़ाने वाले, उनकी विद्या देखकर तो सरस्वती देवी भी तारीफ करने लग जाएंगी। क्या कहेंगी आगे देखिए, यहाँ सुर है, हाँ, तो क्या कहेंगी कि भाई निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि हिंदी के विकास में, और वो भी अंग्रेजों की मंशा वाली हिंदी की, हिंदी कितनी फैलनी चाहिए, उसके विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और इंशाअल्लाह खां और मुंशीलाल, कुछ ऐसे सदा सुखलाल, 4-5 लेखकों का जिक्र है जब हिंदी गद्य का विकास पढ़ते हैं। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो आप देखेंगे ऐसे प्रोफेसर्स हैं कि सरस्वती माता भी आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि ऐसे ऐसे दिग्गज हैं। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के जितने भी फौजी सामान को देखेंगे तो आपके देव सेनापति, देवताओं के सेनापति के कार्तिकेय बाबू हैं, ये कार्तिकेय देवता महादेव के पुत्र हैं, गणेश के भाई हैं, ये याद रखिएगा। तो वो भी चौंक जाएंगे, ठीक है। और सेनापति महाशय देखने में खासी बंगाली बाबू से जचते हैं। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भी देखरेख करते हैं वहाँ के लोगों का कल्चर बंगाली बाबू जैसा ठाठ और ठौर वाला है। उनका एक सुंदर वाहन है मयूर, बस इससे उनके वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहाँ की मिंट टकसाल, अभी तक लेखिका ने ये जिक्र किया कि जितने भी हमारे पौराणिक देव देवता हैं संबंधित विषयों से संबंधित, कोई देव का विश्वकर्मा या सरस्वती माता या कार्तिकेय जो कि सेनापति हैं, सेना अध्यक्ष हैं वो एक तरह से, तो वो सब भी धरती वासियों के चकाचौंध में और उनकी तैयारी को देखकर चौंक जाएंगे। अब बात करते हैं कि वहाँ के टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा, यानी सहोदरा कहते हैं सह उदर, उदर मतलब पेट, एक ही पेट से जन्म लेने वाले दो बच्चे आपस में सहोदर कहलाते हैं। तो आपकी सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। क्यों? अब देखिए टकसाल का मतलब क्या होता है, सिक्के आदि ढालने का जो कारखाना होता है ना वो टकसाल कहलाता है। उसके बाद सिंधु तनया, सिंधु मतलब सागर, तनया मतलब पुत्री, तो मतलब यहाँ जिक्र हो रहा है लक्ष्मी का। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अर्थ है लक्ष्मी, कमला देवी भाई क्योंकि कमल के आसन पर विराजती हैं तो लक्ष्मी का जिक्र किया जा रहा है। यानी कि सिक्के ढालने का जो यहाँ कारखाना लगा ना, उस कारखाना को देख के कि लक्ष्मी और कुबेर जी ये दो देवी देवता भी जो है ना अचकचा जाएंगे, चौंक जाएंगे, इतनी तैयारी है यहाँ धरती वासियों की। तो भगवान चंद्रदेव विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करते हुए ये सादर आमंत्रण भेजती हैं और कहती हैं कि भाई आप आइए, जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन कर कलंकी शशांक, शशधर, शशलांक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। तो ये कहती हैं लेखिका कि आइए आप यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। विशेषता उन्होंने गिना दी कि भाई आपके यहाँ जितने भी देवी देवता हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ हों। वो लाभ क्या होंगे चंद्रदेव को?
वो इसलिए होंगे क्योंकि चंद्रमा को कलंक है। पौराणिक कथा के अनुसार, या आप भी देखेंगे आसमान में तो थोड़ा दाग जैसा लगता है, पूरी चंद्रमा की रोशनी फैल रही होती है और उसमें थोड़ा सा दाग, तो दाग तो उनके ऊबड़ खाबड़ पर्वत जगह का है। बहरहाल उज्जवल मतलब होता है साफ सुथरा, वपु मतलब होता है शरीर। तो उनके साफ सुथरे शरीर में कलंक की कालिमा लपटी हुई है। शशांक मतलब शशधर और शशालांक्षण, ये सब चंद्रमा के उपनाम हैं। सिंधु तनया, तनय का मतलब होता है पुत्र, ये ध्यान रखिएगा। और तनया में यदि आ की मात्रा लग गई तो वो पुत्री हो जाएगा। तो तनय मतलब पुत्र और तनया मतलब पुत्री, इन दोनों शब्दों का जिक्र हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपको बहुत सारा लाभ होगा और आपके कालिमा को, यानी आपके लालछन को, या आपके ऊपर जो भी कलंक लगा है उसको कोई नहीं धो सका है ना। तो यहाँ के जो विज्ञान पंडित हैं ना, विज्ञानों के जानकार, वो जरूर छुड़ा देंगे। क्यों? बम्बई में, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी, विक्टोरिया की मूर्ति यहाँ पर लगी और उस संबंध में अलग अलग विधाओं में हमारे यहाँ के हिंदी के लेखकों ने उस पर व्यंग किया। तो यहाँ पर भी वो इस चीज़ का जिक्र कर रही हैं कि जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी, जो कि ऊपर जा चुकी हैं, विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय, इस नाम को ध्यान दीजिएगा, गज्जर महाशय फलीभूत हुए, यानी सफल हो गए, तो वो आपकी कालिमा छुड़ाने में भी सफल हो जाएंगे। ये लाभ बता रही हैं कि क्यों चंदा मामा आएंगे धरती पे घूमने के लिए। मनुष्यों ने इतनी सारी व्यवस्था जो करके रखी है उनके आनंद के लिए। तो अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि शायद अभी आपको पता नहीं है कि आप और आपके जो स्वामी है सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, इसलिए चंद्रमा के स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल पे छाया पड़ती है ना, आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल यानी धरती, ठीक है, धरती की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण होता है। एकदम एक साइंटिफिक लॉजिक है कि ग्रहण कैसे लगता है, उसका जिक्र यहाँ कर रही है लेखिका। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, कुटिल ग्रह राहु। धार्मिक और पौराणिक मान्यता है कि राहु ग्रस लेता है तो ग्रहण लगता है, ग्रस मतलब निगल जाता है चंद्रमा को या सूर्य को, तब ग्रहण लगता है। तो वो कहती हैं कि देखिए भाई, ऐसा थोथा विश्वास करना भूल है, आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। इस पंक्ति से भारतीय लोगों में जो ये धारणा बनी हुई है ना कि ग्रहण कैसे लगता है, राहु ग्रस लेता है तो ऐसे होता है वैसे होता है, इतना दान पुण्य करो, ग्रहण की छाया में नहीं जाना चाहिए, ग्रहण नहीं देखना चाहिए, इन सब थोथी मान्यताओं की जगह पर वो उसी समय जब ये कहानी लिख रही थी 1900 का दौर, उस वक्त ये वैज्ञानिक मान्यता को अपनी कहानी अपने लेख के जरिए प्रस्तुत कर रही हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कहती हैं कि भाई आपका और आपके जो सूर्य महाशय है ना, उनके वंशधरों का साम्राज्य तो यहाँ है ही नहीं। जो भी आपके वंश से चले आए थे कि सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, अब भारत की वह श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही नहीं है यहाँ पर। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत पर राज्य वैभव भोग रहे हैं। यानी न चंद्रवंशी बचे इस धरती पर भारतवासी बनकर और ना ही सूर्यवंशी, ये सभी लोग आपके वंशधर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब तो कोई किसी और द्वीप का निवासी जो कि परम शक्तिमान है वो यहाँ पर आके सुख भोग रहे हैं। फिर आगे लिखती हैं कि ये जो विद्या विशारद यानी बहुत अधिक किताबों का अध्ययन करने वाला, अंग्रेजों ने भारतवासियों को यह समझाने में कहीं कोई कमी नहीं रखी कि भाई आपकी जो शिक्षा है या आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमसे कम है, तो आप हमसे ज्ञान ग्रहण कीजिए, आप हमसे ज्ञान लीजिए। वो विद्या विशारद बन के अपने को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो वो जो गोरे प्रभु हैं ना, उनकी कृपा कटाक्ष का परिणाम है। मैंने जो भी बातें की हैं उनका ही देन है। तो अगर यहाँ प्रतिवर्ष जो है क्या होता है, पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है। चूंकि सारे राज्य अंतिम शासक मुगलों का बहादुर शाह जफर,
जितने भी राजा थे उन सब का नियंत्रण तो अंग्रेज अपने हाथ में ले बैठे थे। राज्य उनके पास है नहीं, लेकिन वो राज्य में राजाओं का फेरबदल करते रहते थे कि आप जाइए उस राज्य को देखिए, तो ये फेरबदल करते रहते थे। तो कितने ही पदवी दे देकर दान करते रहते थे ये लोग, यानी नाम देते रहते थे कि आज बहादुर शाह जफर जूनागढ़ देखेंगे तो आप कोई और देखिए, बिना राज्य का वो लोग बस चलाया करते थे। तो आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा नाम मात्र के बचे हैं ना, वो भी काठ की पुतली की भांति हैं, ध्यान दीजिए। और जैसा रक्षक उन्हें नचाते हैं वैसा वे नाचते भी हैं, और क्या हो रहा है उनके राज्य में, प्रजा दुखी है या सुखी, कुछ नहीं देखते। अंतिम पंक्ति इस पेज की ये बतला रही है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र जैसी चीजें हैं ही नहीं। प्रजा कितने कष्ट में है, प्रजा की समस्याओं को यहाँ उन्होंने उकेरा है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द लेखिका काफी मारक तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। अब देखिए, अगर आपको नेक्स्ट बिंदु पे ले चले ना, तो फैमिली डॉक्टर, देवताओं के जो डॉक्टर हैं वो धन्वंतरी कहे जाते हैं। और धन्वंतरी चूंकि अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे, और जिस दिन धनतेरस मनाते हैं आप लोग, उस दिन धन्वंतरी की विशेष पूजा होती है। वो तेरस वाला दिन धन से लेना देना नहीं होता है। वैद्य के देवता प्रकट हुए थे इस धरती पर, अब माने न माने, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार, और इसमें बहुत लोगों की आस्था भी जुड़ी है कि जितने इस सृष्टि में दवा, वैद्य या जड़ी बूटियों का जो सृजन हुआ है वो धन्वंतरी के द्वारा ही हुआ है। और उन्हीं की शिष्य परंपरा में आगे आते हैं सुश्रुत, चरक, जिन्होंने चरक से जबकि उनके गुरु ने पूछा था कि जाओ शिष्य, ऐसा कोई ये पदार्थ नहीं, ऐसी कोई जड़ी बूटी खोज के लाओ जिसका किसी भी बीमारी में कोई इलाज नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है उसका प्रयोग। और वर्षों वर्षों तक भटकते रहें, जब वापस आते हैं निराश हताश, गुरुदेव के सामने वो प्रणाम करते हैं और क्षमा प्रार्थी होते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं कि भाई तुम सफल हुए। क्यों? इस धरती पर ऐसी कोई भी हरी या जड़ी बूटी नहीं है जिसका किसी भी दवा में उपयोग ना होता हो। तो आयुर्वेद का हमारे यहाँ एक समृद्ध परंपरा रही है, भले ही आज वो हम लोग माने ना माने, हमने अपने शरीर को उसके आदी बनाया ही नहीं है। तो आप देखिए, इस फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी, ये नाम ध्यान दीजिएगा, चित्रगुप्त महाराज जो कि यमराज जी के साथ रहते हैं और धरतीवासी के एक एक जीव का लेखा जोखा रखते हैं। इनके रिपोर्ट पे ही आपको आगे की गति मिलेगी। अगर आपका पूरा मनुष्य जीवन का रिपोर्ट या जो भी आपका जीवन का रिपोर्ट है वो अगर खराब रहा तो चित्रगुप्त जी फाइल आगे बढ़ा देंगे कि इसको भेज दीजिए, पुनः कीड़े के रूप में, मकोड़े के रूप में, जो भी है। पुनर्जन्म की आस्था भारत में रही है तो इसको तो सजा मिलनी चाहिए। कर्मों की प्रतिक्रिया इसे ही कहते हैं। आप सोचते हैं दुख में क्यों है, इतना अच्छा करने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म हमें रिटर्न मिल रहे होते हैं, जिससे हमारा ही विकास रुक रहा होता है। तो ये केवल कहानी नहीं है, कथानक नहीं है, ये सत्य है कि प्रकृति किसी भी तरह से क्रिया की प्रतिक्रिया तो देती है। अब इस लेसन को समझाने के लिए अगर पुराणों में कहानियां गढ़ी भी गई, चित्रगुप्त देव को गढ़ा भी गया, तो कोई अनुचित नहीं है। तो चीफ जस्टिस इसीलिए न्याय के देवता चित्रगुप्त जी को भी अवश्य साथ लाइए, क्योंकि वो जब यहाँ देखेंगे ना कि यहाँ का क्या हाल है, इस पूरे लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, ये चित्रगुप्त और धन्वंतरी से संबंधित है, तो वो ना चौंक जाएंगे। क्योंकि अब आप देखेंगे यहाँ पर इस पंक्ति में उन्होंने देवलोक में कह रही हैं कि जड़ी बूटी का जो प्रयोग होता है ना, उससे क्या होगा। आप हमारे यहाँ के डॉक्टर से मिलिए, देखिए क्या होता है। इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर तो आपके चित्रगुप्त महाराज बहुत कुछ सुधार सकते हैं वहाँ आपके यहाँ, और यहाँ से तो 2-4 टाइपराइटर भी ले जा सकते हैं, अपने काम को वो आसान बना लेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ का यहाँ पर उन्होंने, लेखिका ने वर्णन किया है, प्लेग महाराज, वो भी देखिए कितने आदरपूर्वक कह रही हैं, प्लेग महामारी से भारत एक लंबे समय से जूझा है। तो जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे ना, तो उनके राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम भी बहुत ही सुविधा पहुंचाएगी। यहाँ प्लेग का जिक्र करके ना लेखिका ये कह रही हैं कि प्लेग आपके यहाँ जब जाएंगे ना तो आपको वहाँ उनके जो राइटर्स हैं ना वो बहुत ही सुविधा देंगे, क्योंकि प्लेग से मरने वाले जितने भी लोग हैं, कितनी बड़ी तादादी में मर रहे हैं, तो जो टाइपराइटर यहाँ से ले जाएंगे चित्रगुप्त जी, वो जल्दी जल्दी उन सारी आत्माओं का ब्यौरा नोट करने में सुविधा देंगे। तो इस तरह से वो लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। यहाँ से जो राइटर्स जाएंगे या टाइपराइटर या मशीन जाएगी, वो सुविधा कर देगी।
अब देखिए इन्हीं पंक्तियों में अब ये विदा ले रही हैं और कहती हैं कि भाई इतनी सारी बातें हो गई, खेद है, लेकिन अब इतनी सारी बात करने के बाद मौन अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। खेद है आपने उनके अनुकूल प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। तो जो आप चंदा मामा मौन रहे हैं ना, या चंद्रदेव, तो मैं समझती हूँ कि आपने स्वीकार किया इन सारी चीज़ों को, जो बात मैंने आपसे कही है, और मेरी प्रार्थना कबूल कीजिए कि एक दफ़ा ज़रूर आइए। यही कहानी है, कहानी खत्म हो गई। अब कहानी जैसी कितनी है ये सारी बातें, ये अभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको पता चलेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कहानी के एक शब्द, एक वाक्य को स्किप कर देंगे तो आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। एक एक पंक्ति में प्राकृतिक चित्रण या मानवीकरण, अलंकृत भाषा के साथ साथ लेखिका बहुत अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दे को, तो वो भी तत्कालीन, यहाँ रख रही हैं। सुगठित रूप से कहीं भी भटकाव नहीं है इस पूरे वाक्यांश को पढ़ते समय या पूरे लेख को पढ़ते समय। तो अब समय हो गया है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करने की, जो कि हमने अभी अभी कहानी को पढ़ के समझा है। तो तरोताजा मस्तिष्क है। अब देखिए कि वो कहानी के सारे बिंदु आपने कितने अच्छे ढंग से समझे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको नजर आ रहा है पहला बिंदु, वृद्ध पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी पर शोषण का चित्रण। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला जो नजर आ रहा है, चूंकि ये पॉइंट जो है अभी आलोचक के स्टेटमेंट में ही उभर कर सामने आ गया था कहानी पर चर्चा करने से पूर्व ही, बहरहाल फिर भी यहाँ मैं वो पंक्तियों को उजागर कर दी हूँ। और डॉट डॉट जो यहाँ दिया हुआ है ना इस फिल इन द ब्लैंक्स में कहानी के बीच, उस पंक्तियों को आप वहाँ से लिख लीजिएगा, रिडाइट कर लीजिएगा। मैंने केवल संकेत करने के लिए आपको पंक्तियाँ लिखी हैं कि इस पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि जो वृद्ध पीढ़ी होती है ना, यानी जिस तरह पूछती हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट में तबादला वगैरह नहीं होता है, मतलब जो बैठ गए कुर्सी पर फिर वो रिटायर होंगे नहीं, तो नवयुवकों को या नई पीढ़ी को मौका कैसे मिलेगा? तो उनको मौका मिल नहीं पा रहा है, या सरकार भर्ती नहीं ले रही है, उन्हें रिटायर नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बेरोजगारी के बड़ी समस्या को उजागर करने में इस बिंदु ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए लिखा गया है कि वृद्ध पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी पर शोषण का चित्रण। दूसरा बिंदु देखिए, पदोन्नति की स्थिति का चित्रण। इसे आप सिफारिश पर व्यंग्य भी कर सकते हैं कि कैसे लोग अपने प्रमोशन के लिए सिफारिश करते हैं, घूस देते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो तो पेंशन भी नहीं देती है। आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में होते तो बहुत कुछ आपकी पदोन्नति हो गई होती। ये बतला रही हैं कि क्यों हो जाती पदोन्नति, क्योंकि यहाँ भाई सिफारिश का मामला चलता है, घूस का मामला चलता है, आराम से टेबल के नीचे बहुत जल्दी काम हो जाता है और प्रमोशन हो जाता है। वृद्ध पेंशन योजना की स्थिति का चित्रण। हालांकि उस वक्त 1900 के ज़माने में अंग्रेज कितना वृद्ध पेंशन योजना दे रहे थे, लेकिन वृद्धों की, चूँकि ये कहानी आई है 1904 में, तो वृद्धों की योजना पर, पेंशन योजना पे वो यदि शुरू भी किए होंगे, ये इतिहास का मुद्दा है कि एग्जैक्टली शुरू हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन अगर लेखिका यहाँ जिक्र कर रही हैं तो निश्चित रूप से ये शुरू हो गया था। तो कहती है ना कि अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करके भाई आप परम परम धाम घूमिए, प्रलोक बनाइए, लोक बनाइए। यानी वृद्धा पेंशन योजना की स्थिति ढंग की नहीं है और उस पर बातें खूब होती हैं, लेकिन धरातल इससे दूर है, इसका यहाँ पर चित्रण कर रही हैं। या फिर पेंशन का लाभ लेकर लोगों की प्रवृत्ति का भी यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। तो अंत में ये तंज कस रही है। वृद्धा पेंशन योजना कितना मिलता है वृद्धों को, वो तो अंग्रेजों के समय खत्म कहानी समझिए। चौथा बिंदु है मनुष्यता पर जातिगत दंश। ये जो पंक्ति आपको नजर आ रही है उसमें ये जातिगत दंश है, अपने जाति का पक्षधर होना और केवल अपनी जाति वालों को बढ़ावा देना और वहाँ पर योग्यताओं को दरकिनार कर देना, ये सब मनुष्यता पर कलंक जैसा है।
या फिर आप अपने जातिगत भावना के आधार पर किसी दूसरे का अपमान कर दें, कद्र न करें, तो ये मनुष्यता पर जातिगत दंश उस वक्त हमारे समाज में घर कर गया था, ये यहाँ पर दिखला रही हैं कि भाई आपके जो देवता लोग हैं आपको अमर कर दिए, इधर मनुष्य होकर अंग्रेज भी अपनी जाति वालों का पक्षपात करते हैं, यानी अंग्रेज आपस में खूब मलाई बांटते हैं, और इधर के किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं, व्यापारी ठप पड़े हुए हैं, उससे लेना देना नहीं है। रंग भेद और जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा होगा, जो कि हमने अभी कहानी में बात की, कृष्णांग और गौरांग, काले रंग का गोरे रंग की जाति। तो इन पंक्तियों से यहाँ पर रंग भेद और जातिगत स्थिति का भी बोध हो रहा है। भ्रष्टाचार का चित्रण तो एकदम स्पष्ट है, जो कि अभी कहानी में चर्चा हुई कि मिशन और कमीशन उन्हें बहुत प्रिय है। तो भ्रष्टाचार कितना जोरों पर है उस तत्कालीन परिवेश में ये नजर आ रहा है। युवा वर्ग में भटकाव, जब लेखिका बात करती हैं कि भाई आपकी ज्योति जो है वो कम पड़ गई होगी, क्यों? क्योंकि हमारी जो आधुनिक भारत की संतान है ना, वो लड़कपन से चश्मा धारण करने लगी है, यानी उनमें लक्ष्य की कमी है, दुर्बलता का यहाँ पता चल रहा है, वो लीड करने में सक्षम नहीं है कि नेतृत्व करें और अपनी व्यवस्था को सुधारें, हम लड़ सकें, अपनी बात रखें। तो यहाँ पर युवा वर्ग में जो हताशा, निराशा या दुर्बलता छाई हुई है, इसकी ओर इशारा कर रही है लेखिका। ईंधन की खपत का भी आप देख सकते हैं, सीमित संसाधन का चित्र, जो कि मैंने बात भी किया था कि ये जो सब कुछ ना चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। तो भाई धरती पर सीमित संसाधन है और अभी भी संसाधन की जो समस्या है वो बनी हुई है। तो ये जितने भी बिंदु है ना, ये प्रासंगिक बन के उभर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इस कहानी की प्रासंगिकता यहीं पर सिद्ध हो जा रही है कि ईंधन की खपत तो लगातार हो रही है, सीमित संसाधन है, और फिर भी जो भौतिक प्रगति है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, या फिर इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है, या खोज हो भी रही है तो वो बड़े पैमाने पर अभी तक लागू नहीं हो पा रही है। हर क्षेत्र में एक दिक्कत तो है। अब इस पॉइंट पे आप देखिए बेरोजगारी का चित्रण किस तरह से है कि अगर बिजली आ रही है और अंग्रेजों ने लापटका है बिजली को, तो वो तो इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हैं वो काठ के पुतले के भांति बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो डिग्री ले रहे हैं, जैसे कि ये जो मुद्दा है ना 9 नंबर बिंदु अभी प्रासंगिक है, अभी भी बहुत डिग्रियां बट रही हैं, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन या तो वे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी पढ़ाई में, जिससे कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप ही की समस्या, या आप जैसे बुरा नहीं मानिएगा, बहुत जैसे विद्यार्थियों की समस्या है कि जो उन्होंने डिग्री अपने अच्छे से कंप्लीट नहीं की है तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई तो अभी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर देश में फैली बेरोजगारी का भी चित्रण है 2 तरीके से, या तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, खैर यहाँ पर ये बिंदु है कि उच्च शिक्षा में ही इस तरह की कमी है कि भारतीय युवक काठ के पुतले बने हुए हैं, या फिर जो भी अंग्रेज लोग हैं वो लाभ ले जा रहे हैं। यहाँ इस बिंदु को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य कर रही है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था है जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, और बदहाल आर्थिक दशा का भी वर्णन है। तो शिक्षा व्यवस्था का और बदहाल आर्थिक दशा का चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पॉइंट को देखिए, जो कि हम लोग कहानी में बात किए थे, स्त्री दशा का चित्रण, बिजली की स्थिति का चित्रण, कि इतनी नियंत्रित स्थिति में बिजली है इन अंग्रेजों के हाथ में, और हमारे जो भी भारतीय नारी हैं वो एक तरह से पराए घर में रह रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है वो अंग्रेज हो चुके हैं। तो दोनों की दशा अत्यंत दयनीय है, दोनों के ही भाग्य में दासी वृत्ति है। आगे बढ़ते हैं, नदियों के संकुचन पर चिंता, जो कि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनीकरण का दंश एक तरह से उजागर हो रहा है। मशीनीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है और उससे हमारी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसका भी चित्रण है। चापलूसी पर व्यंग्य की बात करें तो आप देख लीजिए कि महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग छुड़ाने वाले क्या चंद्रमा के कलंक को नहीं धो सकते हैं? तो ये चापलूसी कर करके जो प्रमोशन या फिर लाभ है, पदोन्नति लेने का जो मामला है, ये यहाँ पर भी उजागर हो रहा है। उसके बाद ये देखिए सत्ता को चुनौती, यहाँ पर लेखिका जनता के महत्व को, जनता के बल को यहाँ पर रेखांकित कर रही है। सत्ता को चुनौती दे सकती है प्रजा,
जब वो कहती हैं सत्ता पर, और ये आप देखिए कि सत्ता पर ग्रहण तभी लगता है जब प्रजा दुखी होती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए नोट करके रखा है। लेखिका का स्टेटमेंट तो यही है कि आप और आपके भगवान सूर्य के बीच में जब भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। यानी कि जब सत्ताधीश अपने पद के मोह में अंधा हो जाए तब प्रजा या प्रजा की ताकत या उसके जो भी उसका जो रौद्र रूप होता है, उसके जो नकारात्मक विचार होते हैं वो पदस्थ कर सकते हैं, अपदस्थ कर देते हैं राजाओं को। भूमंडल की छाया, सूर्य चंद्र के बीच में आना, और ठीक वही है इशारा कर रही है कि अंग्रेजों को भी जो दिन है ना, वो एक दिन पृथ्वी यानी प्रजा जो है, भारतवासी जो है, इनकी सत्ता पर ग्रहण जरूर लगाएंगे और निगल ही जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ भी। अब बात करते हैं अंधविश्वास पर कटाक्ष। तो आप देखिए स्टेटमेंट है, सीधा सीधा कह रही है, और ये हम भारतवासियों को मैसेज दे रही है कि भाई ये भूल मत कीजिए, आप विज्ञान से जुड़िए। विक्टोरिया की मूर्ति पर संकेत कर रही हैं कि भाई यहाँ पर विक्टोरिया की मूर्ति लग चुकी है। अब सूर्य और चंद्र के वंशज या हमारे जो ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व के जो भी वीर नायक हैं उनका यहाँ पर कुछ योगदान नहीं है। विक्टोरिया की मूर्ति का भारत के धरातल से क्या काम है, लेकिन फिर भी लग गया था और लोग उस पर अपना काम कर रहे थे। अगला बिंदु देखिए, प्रजातंत्र पर व्यंग। लोकतंत्र की विफलता को भी इन्होंने चित्रित किया है, इस बात को भी आप ले सकते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई इस राज्य में क्या हो रहा है, कुछ क्या नहीं हो रहा है, देखने को फुर्सत नहीं है, तो ये एक तरह से प्रजातंत्र पर व्यंग है। हालांकि होना चाहिए था, लेकिन अपने ही प्रजा को लोग दरकिनार करके सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर तंज है। ये जो पूरा लाइन आप अंतिम पैराग्राफ कहानी का है, यहाँ डॉट डॉट करके मैं वो संकेत भर ले आई हूँ आपके सामने, वो पूरा पैराग्राफ ही महत्वपूर्ण है। जब कह रही हैं कि प्लेग का जिक्र हो रहा है या फिर धन्वंतरी का प्रयोग कर रहे हैं कि वो आएंगे या चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी आएंगे, तो वो यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार सहायता के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, सीख कर जाएंगे। तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कर रही है कि अंग्रेजों द्वारा कितनी हालत खराब है, और न्याय मिलना तो दूर की बात है। महामारी का भी उल्लेख देखिए, प्लेग महाराज का जिक्र, तो उस वक्त महामारी में जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था थी वो सब विफल हो चुकी थी। इसका जिक्र करते हुए ये पूरे 18 बिंदुओं के साथ महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जिसको लेकर लेखिका कहानी में हर जगह अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं, संपूर्ण हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्य की यदि बात करें, ये तथ्य जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, सबसे पहले तो भाई प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1904 में हुई थी, और आप जितने ये 1 से 7 तक बिंदु देख रहे हैं, ये इस कहानी की ऐतिहासिकता और उसके महत्व को उजागर कर रहे हैं कि संवाद शैली या पत्रात्मक शैली में लिखी गई यह पहली कहानी है। एक तो ये चंद्रदेव से बात कर रही हैं कि भाई आप मेरी बात सुनिए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें कोई किरदार नहीं है इस कहानी में, बस लेखिका बोली जा रही है। तो ये पत्रात्मक शैली है, पत्र लिख रही हैं, भाई मेरी बात पूर्ण हुई, क्षमा कीजिए, एक तरह से संवाद है, और वो भी वन वे है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोई पात्र नहीं है। राजनीतिक चिंतन करने वाली भाई पहली कहानी बन गई है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो कोई वैसा तत्कालीन सामाजिक या राजनीतिक संदर्भों से या समस्याओं से जुड़ी हुई कहानी उपलब्ध नहीं होती है। व्यंग्य भी किया जा रहा है, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली की पहली कहानी है। भवदेव पांडे ने तो इसे मान ही लिया है। इनका स्टेटमेंट है कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक दशा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, लॉर्ड कर्जन पे तंज कसा गया है। एकालाप की पहली कहानी है, एकालाप। एकालाप का मतलब ये हुआ खुद से ही बात करना, तो इसमें किसी भी पात्र से कोई संवाद नहीं है ना, तो ये एकालाप की कहानी है। खुद से ही लेखिका बात कर रही है या खुद में ही बड़बड़ा रही है कि मैं बात करूं चंद्रदेव से। प्रस्तुत कहानी में लॉर्ड कर्जन के स्थायित्व पर प्रश्न उठाया गया है। वास्तव में वो जो चंद्र की बात हो रही थी ना कि भाई आप इतने पुराने हैं और ऐसे हैं, आपका डिपार्टमेंट में तबादला नहीं होता है, तो वो लॉर्ड कर्जन चूंकि कुर्सी पे बैठ गया है वायसराय बन के, और उसके राज में इतनी दुर्व्यवस्था फैली है, इससे उब के इस सब के ओर संकेत कर रही हैं, तो उसके स्थायित्व पे यहाँ प्रश्न है। और बंग महिला स्त्री मुक्ति पर बात करने वाली पहली भी महिला है, क्योंकि जब वो नदियों का और साथ में स्त्री दशा का चित्रण कर रही हैं, तो स्त्री मुक्ति पर लिखने वाली पहली लेखिका भी बन जाती हैं।
अब ये 8वां बिंदु देखिए, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो रहस्य है ना कि क्यों बात हो रही है वो उजागर होगी। वो यही है कि लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय नियुक्त हुए थे। 1902 में कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है भाई, चलो विश्वविद्यालय आयोग बनेगा यहाँ पर। और 19 जुलाई 1905 को उन्होंने बंग विभाजन का प्रस्ताव रखा था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल अलग हो गया और विभाजन लागू हो गया। तो इसका विरोध बहुत रहा। ये दंश एक लंबे समय तक भारतीयों को मथता रहा है। जो बंग भंग करके उन्होंने जो तांडव किया था यहाँ पर, अपनी सत्ता का जो दुरुपयोग किया था, वो काफ़ी दूरगामी परिणाम रहा। तो इसी से प्रभावित होकर यह जो लेखिका ने लिखा है बहुत हद तक दुर्व्यवस्था का। चूँकि आप समय देख ही रहे हैं, 1904 में ये कहानी आई है और 1902 से 5 के बीच में तो एक समझ में आ तो जाता है कि जो वायसराय है वो किस तरह का निर्णय लेगा। तो उसकी नीतियाँ इतनी गलत है कि वो अंत में बंगाल विभाजन वाली स्थिति प्रकट हो ही जाती है। अब देखिए, इस कहानी के ऊपर ठीक 1 साल पहले, इस पॉइंट को बहुत ही अधिक वेरी इंपॉर्टेंट मान के रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ठीक 1 साल पहले भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 को एक निबंध प्रकाशित हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि आपके निबंध वाले यूनिट में है भी। तो उस निबंध का संपूर्ण प्रभाव इस कहानी पर लक्षित होता है, क्योंकि ये जो कहानी है ये 1903 में आई थी और लेखिका की जो कहानी है वो 1904 में आई है। ध्यान दीजिएगा आप। तो स्पष्ट रूप से बाल मुकुंद गुप्त ने श्री शंभू के चिट्ठे पहले लिखा, लेखिका के तौर पर या उनके लेख पर या उनकी कहानी पर ये स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर हो रहा है। तो एक ही तरह से लिखी गई दोनों चीजें हैं। श्री शंभू की चिट्ठी भी आप पढ़ेंगे तो वो चिट्ठी पत्रात्मक शैली में लिख रहे हैं चिट्ठी, और यहाँ पर लेखिका चंद्रदेव से बात कर रही हैं। तो दोनों में एक ही चीज है, लेकिन फिर भी एक कहानी हो गई और एक निबंध हो गया। लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कला के दृष्टिकोण से कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। क्यों? कहानी कला के दृष्टिकोण से कथानक होना चाहिए, पात्र होने चाहिए, चरित्र चित्रण यानी संवाद, देश काल वातावरण। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक अलाप की कहानी है, देश काल वातावरण खोज भी ले तो एक संपूर्ण कहानी, जो कहानी कला के जो 6-7 पॉइंट हैं उसमें से वो सभी को फुलफिल कर नहीं पा रही है। तो इसलिए वो कहानी तो नहीं है, वो निबंध हो सकता है, लेख हो सकता है, कुछ हो सकता है, कहानी नहीं है। लेकिन ये आलोचनात्मक बिंदु है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये बिंदु आलोचनात्मक है। कहानी बोलकर ही ये इतनी अच्छी रही कहानी कि लोग कहानी के रूप में बोलते हैं, लेकिन कहानी कला के दृष्टिकोण से यदि मूल्यांकन करें तो इसकी आलोचना में यही बिंदु निकल कर आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप सीधे मान मत लीजिएगा। आलोचनात्मक बिंदु है, आलोचनात्मक तरीके से याद कीजिए। कोलकाता शहर का प्रभावी वर्णन हुआ है, तो 2-2 बार जिक्र हुआ पूरे कोलकाता में ईडन गार्डन और तमाम चीज़ों का। अब देखिए, इस कहानी में कोई विशेष पात्र नहीं है, लेकिन जिन नामों का उल्लेख किया है वो यहाँ उल्लेखित है। कोई नाम अगर मुझसे छूट जाए तो आप वहाँ अंकित कर सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, मनुष्य से गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो ये कुल मिला के ब्यौरा रहा महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य का। अब जो सवालों का सिलसिला जैसे मैं आप लोगों को देते आई हूँ कुछ एग्जाम्पल की कैसे सवाल आ सकते हैं, तो जो कि अभी हालिया सवाल आया हुआ है, या आप देखिए चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी। ये आया था आपको इसी साल मार्च की एग्ज़ाम में 2023। आप यदि मेरी बात ध्यान से ना सुने तो कम से कम लिखा हुआ तो देख सकते हैं, लिख दे रही हूँ। ठीक है, 2023 में सवाल आया था, जो कि स्पष्ट रूप से आपको सवाल अब पता है। इतनी चर्चा हो गई है कहानी पर, इतने दृष्टिकोण से हो गई है, अन्य लेखकों के साथ जोड़कर इस कहानी के परिप्रेक्ष्य को भी समझा गया है कि अब आपको प्रकाशन वर्ष बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो बहरहाल आपके लिए मैं एक बार स्क्रीन प्ले फिर से पीछे ले जाती हूँ और देख लीजिए कि हम लोगों ने आज किन किन मुद्दों पर बात किया और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से होकर गुजरे हैं। एक अच्छी तैयारी करने के लिए आवश्यक है कि आप इस जो भी कहानी पढ़ें या जो भी वीडियो देखें उसको सिलसिलेवार ढंग से नोट करके उसके सारे पहलुओं को समझने के लिए बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास बहुत आवश्यक है।
यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। कहानीकार का परिचय भी यहाँ हमने दे दिया। संपूर्ण चीज़ें, संपूर्ण विश्लेषण इस एक वीडियो में मिला आपको। तो जब आपको एक ही थाली में इतने व्यंजन मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो लंबा अगर हो रहा है तो आपको वो धैर्य, वो विद्या विशारदता, वो सब कुछ आपको चाहिए कि आप धैर्यपूर्वक इसको देख सके, नोट कर सके, समझ सके। क्योंकि जब सवाल आते हैं और इतने डीपली आते हैं और छूट जाते हैं तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सीढ़ी फान कर ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको धैर्य बनाकर देखते रहना होगा। और आप, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि यदि कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़िए, बताइए, मैं उस पर ध्यान दूंगी। और यदि अच्छा लगे तो भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक साझा कीजिए और इन बिंदुओं पर चर्चा भी कीजिए और चिंतन भी कीजिए, ताकि ये वीडियो या इससे संबंधित जितने भी मटेरियल है वो आपके उपयोग में अधिक से अधिक आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।